स्टूडेंट्स, हम फेडरल बोर्ड का केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर के 2019 का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के कुछ पार्ट्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। सेक्शन डी के हमने यहाँ पर कौन कौन से पार्ट को सॉल्व कर लिया है। सेक्शन इस क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर लिया है, इसके दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन 5 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, इसके दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें वो पार्ट ए में कहते हैं कि पार्ट ए जो है वो चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 जो आपकी फेडरल बोर्ड की बुक है इसमें से है, और जो पार्ट बी है वो चैप्टर 7 टू चैप्टर 12 के टॉपिक्स में से है। क्वेश्चन 6 भी जो है ये 13 मार्क्स के लिए है। अब ये याद रखना है आपने कि क्वेश्चन 4, 5, 6 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं। हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से क्या कर रहे हैं, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका हम पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं। इसमें वो कह रहे हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर के जो हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी उसके बाद हमने उसका जो है वो रेडियस और एनर्जी को डिराइव किया था। अब यहाँ पर उन्होंने वही कहा है कि जो इसके रेडियस का एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करें nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसके लिए हम अपनी आंसर शीट पे वापस आ गए और हमने यहाँ पर क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 6 हमने मेंशन किया, हमने पार्ट ए मेंशन किया, और अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो हमने पहले जो हेडिंग दी वो थी डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो इसमें हमें इसमें एक्सप्लेनेशंस भी देनी है, हमें सारा कुछ मेंशन करना है, हमें वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ये नहीं कि सीधा 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 आप जो यहाँ पर डेरिवेशन शुरू कर दें एकदम से। तो आपने सारी बातें बीच में बतानी है कि बोहर मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक एंड प्रपोज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन ओनली एग्जिस्ट इन सर्टेन परमिटेड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। ये बोहर जो है वो एक्सटेंसिव क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक की थी उसके बाद जो है वो अपनी थ्योरी पेश की और उसमें बताया कि हाइड्रोजन का जो एक वाहिद जो इकलौता एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, वो सिर्फ कुछ जो अलाउड जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें वो रिवॉल्व करता है, उनमें जंप मार के जा सकता है, आ सकता है। तो बाय अप्लाइंग हिज आइडिया बोहर डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। पहले हमने पूरी तमहीद बांधनी है, तो हम बताएंगे कि उसने अपने आइडियाज़ को अप्लाई करते हुए क्या किया, एनर्जी nth ऑर्बिट के ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो रेडियस को जो है वो क्या किया, डिराइव किया, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया। फिर हम बताएंगे फॉर अ जनरल एटम। अब आगे हम शुरू करते हैं। हम फॉर अ जनरल एटम कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E revolving around the nucleus having charge ZE पॉजिटिव। न्यूक्लियस की बात करें ना तो E पॉजिटिव लिखेंगे। तो Z यहाँ पर क्या है, Z बीइंग द प्रोटॉन नंबर, और जो E पॉजिटिव है ये क्या, चार्ज ऑन द प्रोटॉन। ये एक जनरल एटम ले रहे हैं और इसके लिए हमने E लिया है इलेक्ट्रॉन, और E लिया है हमने, स्मॉल E लिया है हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपने जब हम रेडियस को डिराइव करेंगे, एनर्जी को डिराइव करेंगे, तो हमने यहाँ पे पेपर में जब भी हमें ऐसा करना है हमें ये डायग्राम ज़रूर बनानी है जो एक जनरल एटम की है। ये हमने यहाँ पर बनाई हुई है, एक न्यूक्लियस दिखाया बीच में और इलेक्ट्रॉन दिखाया। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का स्मॉल ई जो इसका चार्ज है, स्मॉल एम इसका मैस है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जी पॉजिटिव है। ये सारा कुछ मेंशन करना है। फिर हम बताएंगे लेट एम बी द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वी द वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन सॉरी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस किस तरह गिवन होती है, ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई E0 R स्क्वायर ये होती है। ठीक है, फिर इसको जो है दूसरी तरफ एक और फोर्स भी है यहाँ पे, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जो है वो कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे कि हमने लिख दिया जी स्क्वायर ओवर 4 पाई E0 R स्क्वायर। अब E स्क्वायर क्यों है, दो चार्जेस है ना, E पॉजिटिव है प्रोटॉन का चार्ज और E नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको हमने इक्वेशन 1 टैग कर दिया। नेक्स्ट हमने बताया E0 इसमें से क्या है, E0 होता है वैक्यूम परमिटिविटी आ जाती है, और हम कहते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय, अब इस फोर्स को कौन सी फोर्स बैलेंस कर, इनके जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो है इसको बैलेंस कौन से कर रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो इसको सर्कल पे मूव करने के लिए जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो है वो क्या कर रही है, इसको बैलेंस कर रही है। तो ये क्या है, mv स्क्वायर ओवर r।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब इसको बैलेंस कर रही है, इसका मतलब है कि हम क्या लिखेंगे, mv² ओवर r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ वाले एक्सप्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको इज इक्वल टू करके बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे। इसमें से mv² इज इक्वल टू ये ze² ओवर 4πe0r, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो इक्वेशन 2 इसको हमने टैग कर दिया। फिर इसको इक्वेशन 2 को हम रीअरेंज करेंगे, एक तरफ r रहने दिया क्योंकि रेडियस के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, तो r एक तरफ रहने दिया, बाकी पूरे टर्म को दूसरी तरफ ले गए। अब वेलोसिटी भी हमें नहीं मालूम ना इलेक्ट्रॉन की, ये तो मालूम करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे वेलोसिटी को जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी टर्म्स। तो हमने यहाँ बताया कि बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जो है वो NH/2π होता है, मल्टीपल ऑफ H/2π होता है ना, तो NH/2π, तो mvr इज इक्वल टू NH/2π, और ये एंगुलर मोमेंटम के लिए होता है। इसको रीअरेंज करके v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आगे NH/2πmr। अब इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि देखिए ऊपर यहाँ पर ये क्या है, v² है ना, तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो v² ले लेंगे। इसका हमने v² लिया, v² इज इक्वल टू n² h² ओवर 4π² m² r²। इसको हमने इक्वेशन 4 अटैक कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब इस वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, फिर हम इसको जो है वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह देखिए एक m जो है वो m² के एक m से कैंसिल हो रहा है, इस तरह से हम इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी r इज इक्वल टू E0 n² h² ओवर पाई mze²। इसको हमने इक्वेशन 5 टैग कर दिया। फिर हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ना हम, क्योंकि देखिए अगर आपको याद होगा क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे ऊपर हम आते हैं nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम की जब हम बात कर रहे हैं, ये बात हमें याद रखनी है कि z क्या होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, सो द इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये यहाँ पर z जो है वो 1 हमने डाल दिया, तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। अब इसमें से देखिएगा कि E0 की वैल्यू हमें गिवन है 8.85 एक्सपोनेंशियल -12, हम ऊपर बात कर चुके हैं। n² को साइड पे कर दें, ठीक है, क्योंकि nth ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है, इसलिए n² को साइड पे कर दें। H2 रह गया, ये क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.626 एक्सपोनेंशियल -34 इसकी वैल्यू होती है, वो यहाँ पे हम डाल देंगे और उसको स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय पाई 3.14 इसकी वैल्यू होती है। मैस क्या होता है, मैस इज इक्वल टू, ये क्या होता है 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 kg, ये आ जाएगी। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम्स, ये आ जाएगी, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और n² को हमने साइड पे कर दिया था, ठीक है। तो बाकी सबकी वैल्यूज हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पर लिखा है ये इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको आप पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.529 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर्स या 0.529 एंगस्ट्रॉम। एक्सपोनेंशियल -10 को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, हमने एंगस्ट्रॉम लिख दिया, सॉरी एक्सपोनेंशियल -10 मीटर्स को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो हमने इसको एंगस्ट्रॉम लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, हेंस r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²। nth ऑर्बिट के लिए फाइंड करना था ना, तो एक ये वाला एक हमारे पास टर्म आ गई और एक ये वाली टर्म आ गई। ये तो जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, उसको हम इक्वेशन 7 टैग कर देंगे, इसको ऊपर वाली को हमने इक्वेशन 6 टैग किया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 है, ये क्या है, ये डेरिवेशन की है हमने, रेडियस के एक्सप्रेशन को हमने क्या करा है, हमने जो है वो डिराइव किया है फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हम यहाँ लिख देंगे वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इस तरह से हमने ए पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का अटेम्प्ट कर लिया। तो अब हम आके अब वापस अपनी क्वेश्चन पेपर की तरफ, इसमें बी पार्ट देखेंगे हम क्या कहते हैं इसमें, कि व्हाट इज अ गैल्वेनिक सेल। उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जिंक कॉपर सेल, राइट डाउन सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। अब इसके लिए हम अपनी आंसर शीट की तरफ आ गए हैं। आंसर शीट में हम क्या करेंगे, बी पार्ट मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर हम पहली हेडिंग तो देंगे गैल्वेनिक सेल की, वो हमने हेडिंग दी, फिर हम सब हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, फिर इसके आगे हम लिखेंगे डेफिनेशन देंगे इसकी सेंट्रलाइज करके कि गैल्वेनिक सेल इज अ सेल वेयर केमिकल रिएक्शंस बिटवीन डिसिमिलर कंडक्टर्स कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड अ सॉल्ट ब्रिज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि एक गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वो सेल होता है जिसके अंदर दो अलग अलग कंडक्टर्स होते हैं और वो एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है और एक सॉल्ट ब्रिज मौजूद होता है, उसके ज़रिए वो कनेक्टेड होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
और हम बताएंगे कि गैल्वेनिक सेल कैन आल्सो बी पावर्ड बाय स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कोई सेल्स हो उनको हम जो है हाफ सेल्स हों उनको हम जो है वो कनेक्ट करते हैं तो स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, तो उससे क्या होता है वो भी क्या करते हैं कि वो गैल्वेनिक सेल उससे जनरेट होता है, उससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी से जनरेट होती है। और गैल्वेनिक सेल को हम क्या कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड अ डैनियल सेल या वोल्टेक सेल। फिर इसकी जो है वो क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है। तो हम अब इसकी कंस्ट्रक्शन बता देंगे किस तरह से कंस्ट्रक्टेड होता है। तो हम इसमें बताएंगे कि अ वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स दैट आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। वही जो हमने बात की, हाफ सेल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए इनको कनेक्ट किया हुआ है। अब क्या मौजूद है, ईच हाफ सेल इज अ पोर्शन ऑफ द टोटल सेल इन विच अ हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये पोर्शन ऑफ टोटल सेल है, टोटल सेल ये पूरा गैल्वेनिक सेल होगा और इसका जो है वो पोर्शन होता है हाफ सेल, एक ये हाफ सेल एक ये हाफ सेल, इनको कनेक्ट किया हुआ है। अब जो लेफ्ट हाफ सेल है इसमें क्या आ गया, इसमें जिंक जो मेटल स्ट्रिप है डिप हुई हुई है 1 मोलर जिंक सोल्यूशन में, सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है। और हमने ऊपर बात की थी ना कि कनेक्टेड होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट के जरिए कनेक्टेड होते हैं, ऊपर से सॉल्ट ब्रिज। और जो कॉपर है इसका हम हाफ सेल देख रहे हैं, ये जो है वो 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एक्ट कर रहा है। और हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, ये दोनों जो है वो किस तरह कनेक्टेड है, ये सॉल्ट ब्रिज के तौर पे सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। और सॉल्ट ब्रिज जो है वो किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड का या सोडियम सल्फेट का। यहाँ पे सोडियम सल्फेट का ये सॉल्ट ब्रिज है। अब जिंक जो है इसमें क्या रिएक्शन होगा कि जिंक जो है वो क्या देगा, जिंक आयंस देगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। जबकि जो कॉपर है वो क्या करेगा, ये कॉपर आयंस होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और कॉपर का मेटल बना लेंगे। यानी जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग पे आ जाएंगे, वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग के लिए हम बताएंगे जिंक टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली देन कॉपर। यानी जिंक जो है वो ज़्यादा आसानी से कॉपर के बनस्बत इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। और जो है वो हम देखते हैं कि इसका अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, जिसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जो इम्पॉर्टेंट कुछ हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनके आप जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स याद भी रखने हैं आपने, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इनके जिस तरह से याद होने चाहिए। तो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स के या जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं वो याद होने चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि वो ऊपर आ रहे हैं कि नीचे। जैसे जिंक का हमें पता है कि ये ऊपर है रिडक्शन पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं उनमें ये ऊपर आता है और जो कॉपर है वो नीचे आता है। इसकी नेगेटिव में आ जाती है रिडक्शन पोटेंशियल, उसका कॉपर का पॉजिटिव में। अब इसका नेगेटिव में होता है, इसी वजह से तो हम देखते हैं कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज करता है बजाय रिड्यूस करने के, और कॉपर का पॉजिटिव में होता है, इसीलिए हम देखेंगे कि ये रिड्यूस करेगा बजाय ऑक्सीडाइज करने के, जब इन दोनों के हाफ सेल्स यूज होंगे किसमें, गैल्वेनिक सेल में। अब इसमें बता रहे हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड टेक्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज relative to the copper electrode. If the external circuit is closed by connecting the two electrodes, electrons flow from zinc. क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जिंक जो है वो नेगेटिव चार्ज क्यों ले रहा है, इस पे ऑक्सीडेशन होगी, इसकी टेंडेंसी है कि ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो जब ये 2 हाफ सेल्स यूज होंगे ना तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। अब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा और ये क्या है, ये एनोड है क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए ये एनोड है, और नेगेटिव चार्ज इसलिए लेगा क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और नेगेटिव चार्ज फिर यूं फ्लो करता हुआ दूसरी तरफ जाएगा कॉपर की तरफ, क्योंकि हमने कहा था ना कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। ये हमने यहाँ पर जो है वो ये मेंशन किया था, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। और देखिए हम देखें अगर बीच में लाइट बल्ब जला रहे हैं तो क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ करंट है, तो उसकी वजह से बल्ब भी जो है वो लाइट अप होगा। अच्छा वापस आते हैं वर्किंग की तरफ। फिर हमने कहा कि एक्सटर्नल सर्किट तो क्लोज्ड है, ठीक है, बाय कनेक्टिंग द 2 इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिंक के एनोड से किस तरफ, कॉपर की इलेक्ट्रोड या कॉपर के कैथोड की तरफ। कॉपर जो है वो क्या करेगा, इट विल टेक ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कॉपर पे जो है वो इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ले लेके इसने क्या किया, कॉपर का जो है वो मेटल बनाया हुआ, रिडक्शन हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा किससे, जो एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि जो हमें क्या करना है, उन्होंने कहा है कि राइट डाउन द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन। सेल रिएक्शन भी लिखना है, ये रिएक्शंस हमने हाफ सेल रिएक्शंस तो यहाँ लिख दी। एट एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिंक जो है वो जिंक मेटल जो है इट गोज टू जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स while losing 2 electrons. Or at cathode, reduction takes place where copper ions gain 2 electrons and form copper metal.
और फिर हम बताएंगे द ओवरऑल वोल्टेक्स सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ दीज टू हाफ सेल रिएक्शंस। यहाँ पे हमने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ कैथोड क्या है, कॉपर है, इसका सेल पोटेंशियल हम लिखेंगे माइनस जिंक का जो है वो जिंक की इलेक्ट्रोड एनोड है, इसका हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर का क्या है 0.34 वोल्ट्स, ये पॉजिटिव में है इसीलिए तो रिडक्शन हुई है, और माइनस 0.76 वोल्ट जो है वो जिंक का है, इसी वजह से इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन हुई है। तो हम ये यहाँ पर लिखेंगे तो आ गया यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.10 वोल्ट। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर हम यहाँ पे ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे, वो आ जाएगा जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में था यानी जिंक मेटल था, प्लस कॉपर आइंस थे, दे रिएक्ट टू फॉर्म जिंक के आइंस आ गए जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं, और कॉपर जो है वो मेटल की फॉर्म में आ गया जैसे हम यहाँ प्रोडक्ट में देख रहे हैं। और इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल आ जाता है वो आ जाता है सेल पोटेंशियल आ गया 1.1 वोल्ट्स। ये हमें कैलकुलेट करने को कहा था, तो ये हमने ये कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेट किया, इसके आगे हमने यहाँ लिख दिया। और इस तरह हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका बी पार्ट भी सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। और यूं हमने क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए और बी पार्ट दोनों पार्ट से ये हमने सॉल्व कर लिए। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट सॉल्व किए थे, यानी कि सेक्शन डी हमारा अब कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सी उससे पहले हमने सॉल्व किया, सेक्शन बी, और इससे पहले हम सेक्शन ए भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमने अपना फेडरल बोर्ड का जो 2019 का केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का पास्ट पेपर था इसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया।